नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज बात करेंगे हम इजराइल और ईरान के युद्ध की नहीं बल्कि अपने भारत की बात करेंगे। उस भारत की बात करेंगे जो विश्व गुरु होने का सपना देखता है, विश्व गुरु होने की बात करता है, वसुधैव कुटुम्बकम जिसका ध्येय वाक्य है। लेकिन वसुधा पर इस समय दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, और भारत खामोशी अख्तियार किए हुए बैठा हुआ है। भारत के इस रुख को लेकर के भारत के लोग तो हैं ही परेशान, बल्कि भारत के बाहर जो भारत के मित्र देश हैं और जो पुराने पारंपरिक मित्र हैं जिनसे सदियों पुराना हमारा सांस्कृतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, वो देश भी परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान तो ईरान के लोग होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि ईरान से हमारी मित्रता इजराइल से भी पुरानी है। इजराइल तो बाद में बना है, ईरान से हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। और इस समय भी ईरान एक पीड़ित देश है। ईरान पर हमला किया गया है इजराइल की ओर से, इजराइल पर हमला ईरान ने नहीं किया। तो ऐसे समय में भारत जब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वो रूस से, चीन से, अमेरिका से होड़ करना चाहता है, तो इस युद्ध में, खाड़ी के इस युद्ध में उसका भारत का मौन सभी को खल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इस युद्ध के चलते हुए कनाडा में हो रहे जो G7 का सम्मेलन था उसमें भी विशेष आमंत्रित के रूप में गए थे, लेकिन वहाँ भी भारत ने अपना मुंह नहीं खोला और इस पूरे G7 ने एक संकल्प, एक प्रस्ताव पारित करके अपनी प्रतिबद्धता, अपना समर्थन जो है वो इजराइल के प्रति व्यक्त कर दिया। तो भारत के मौन के पीछे क्या मजबूरी है ये जानने की बहुत ज़रूरत है। क्या भारत का जो नेतृत्व है वो इतना सबल नहीं है कि अमेरिका के सामने कुछ अपनी मन की बात कर सके? मन की बात केवल वो अपने लोगों के बीच कर सकता है क्या? भारत की भूमिका G7 में क्या रही है आपको पता है। आखिरी में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र भेजा और मज़े की बात, मज़े की तो बिल्कुल नहीं है, दुख की बात यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं G7 की बैठक में मौजूद थे, वहाँ उन्होंने G7 को G9 बनाने की बात कही और G9 में भी जो नवा देश है, रूस तो हट ही गया था, पहले 8 था, तो जो नया देश है उसको वो उन्होंने कहा कि इसमें चीन को जोड़ा जाए। उन्होंने भारत की बात नहीं की, जबकि भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। अभी से नहीं पे उनके पहले टर्म में भी भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत ने उनकी बहुत मदद की, और इस चुनाव में भी बावजूद इसके ट्रंप साहब ने जब G7 को G9 बनाने की बात आई तो भारत का नाम लेने की बजाय उस चीन का नाम लिया जिस चीन पर पिछले दिनों उन्होंने दोबारा सरकार में आने के बाद सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाए थे, टैरिफ बार शुरू किया था। चीन से उनकी होड़ थी और अंततोगत्वा सीज फायर अमेरिका की ओर से हुआ। चीन ने भी जवाब में टैरिफ अपने बढ़ाए जो अमेरिका का माल चीन आता था, और फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और एक सम्मानजनक समझौता दोनों देशों के बीच हुआ। तो सवाल ये है कि आज भारत की आवाज़ इतनी दबी हुई क्यों है? भारत के प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध जो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है उसे रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की। 2-3 बार वो रूस गए, यूक्रेन गए और पुतिन से मिले, और जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं जेलेंस्की उनसे मिले, कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, शांति दूत नहीं बन पाए। चलिए वहाँ, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की, ये एक अच्छी बात थी। मुझे अच्छा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने एक कोशिश की शांति स्थापना करने की। नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत मूक दर्शक बैठा है, मूक दर्शक बनकर खड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। भारत ने ये गलती पहले भी की। भारत ने ये गलती तब की जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया और गाजा को नष्ट नाबूद कर दिया। वहाँ लाखों बच्चे, लाखों महिलाएं, निर्दोष महिलाएं या तो मारे गए या भूख के शिकार हुए। मानवता का वहाँ बुरी तरह से को रोना गया, लेकिन भारत ने उफ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा।
जबकि इसी भारत के एक प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री जो हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने खुल करके अपने सार्वजनिक भाषणों में इजराइल की मजम्मत की थी और गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन किया था। तो अब ये सोचने का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए रास्ते से पीछे क्यों हट गए हैं। क्यों ना वो गाजा का फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, ना वो ईरान का समर्थन करते हैं, ना वो यूक्रेन का समर्थन करते हैं। और इस तरह से भारत की स्थिति दुनिया में लगातार डावाडोल हो रही है। देखिए, दुनिया में शक्ति संतुलन की समस्या शुरू से रही है, आज से नहीं है। ये जो सदी है, इस सदी में शुरू से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आप देखिए, प्रभुत्व की लड़ाई से द्वितीय विश्व हुआ, प्रभुत्व की लड़ाई से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और अब तृतीय विश्व युद्ध की जो आप आहट सुन रहे हैं वो भी प्रभुत्व के लिए है, श्रेष्ठता के लिए है। ईरान पर इजराइल का हमला कोई बुनियादी मुद्दों को लेकर नहीं है, सिर्फ श्रेष्ठता को लेकर के है। और इस उनकी तकलीफ क्या है इजराइल की, कि वो उसके पास परमाणु अस्त्र है, परमाणु अस्त्र बनाने में वो सक्षम है। और अमेरिका भी इजराइल के बहाने से लगातार ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है और दबाव डाल रहा है कि वो परमाणु संधि पर दस्तखत करे। सवाल ये है कि जो अमेरिका और है, इजराइल है, उसको पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने से आपत्ति नहीं है, लेकिन ईरान के परमाणु शक्ति संपन्न होने से आपत्ति है। और वो लगातार उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि आप देखें कि अमेरिका ने G7 की बैठक को बीच में छोड़ करके वहाँ के राष्ट्रपति वाशिंगटन लौट आए और वहाँ से उन्होंने इजराइल को कहा कि तेहरान को खाली कर दीजिए। तेहरान में 94 लाख लोग रहते हैं, बड़ा प्रोविंस है, बड़ा जगह है। तो ये आह्वान, ये आदेश, परमादेश इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नहीं है कि तेहरान खाली कर दिए। ये आदेश है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का। तो अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में भारत अपनी स्थिति को कमज़ोर क्यों कर रहा है। वो अलाइनमेंट जो हमारा निर्गुट आंदोलन होता था, जो हमारी नीति थी विदेश की, उससे हट करके मल्टी अलाइन क्यों होना चाहता है। वो ईरान का भी भला बना रहना चाहता है, वो इजराइल का भी भला रहना चाहता है, वो अमेरिका का भी भला बना रहना चाहता है, वो चीन से भी पंगा नहीं लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में विश्व गुरु बनने का दावा करना और वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं उनको भुला देना एक बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही अशोभनीय चीज़ है। मेरे ख्याल से अगर भारत के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें संसद के मानसून सत्र की प्रतीक्षा किए बिना संसद का विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। पूरे देश से, पूरे विपक्ष से पूछना चाहिए कि उन्हें इजराइल ईरान के युद्ध में कौन सा रुख अख्तियार करना है। उन्हें ईरान के साथ खड़ा होना है या उन्हें इजराइल के साथ खड़ा होना है। ये फैसला कोई नौकरशाह नहीं कर सकते, ये फैसला अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। ये मामला ऐसा है जिसमें देश आपके साथ होना चाहिए। आप देखिए कि पिछले दिनों भारत में जब 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो मात्र 3 दिन में ये युद्ध विराम हो गया, लेकिन इजराइल और ईरान का युद्ध विराम नहीं हुआ। जबकि अमेरिका वहाँ भी है, अमेरिका बजाय युद्ध विराम कराने के ईरान को ब्लैकमेल कर रहा है कि परमाणु संधि पर दस्तखत करो, परमाणु संधि पर दस्तखत करो। अब मुझे लगता है कि अमेरिका का खेल कुछ दूसरा है, पाकिस्तान में वो कुछ दूसरा रुख अख्तियार करता है, ईरान के लिए दूसरा रुख अख्तियार करता है, इजराइल के लिए उसका दूसरा रुख है, और भारत के साथ उसकी दोस्ती दिखावे की है। अगर दिखावे की नहीं होती तो भारत की संप्रभुता में वो सहन लगाने की कोशिश नहीं करते, वो युद्ध विराम की घोषणा नहीं करते। अभी भी मौका है कि भारत अपनी खोई हुई साख को बनाने के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दे, वो तय कर ले कि उसे ईरान के साथ खड़ा होना है कि इजराइल के साथ खड़ा होना है। और अगर इजराइल के साथ भारत खड़ा होता है तो आप मान करके चलिए कि वो कहीं का नहीं रहने वाला है, ना वो अमेरिका का प्रिय बनेगा, ना वो इजराइल का प्रिय बनेगा,
बल्कि वो अपने दूसरे पारंपरिक दोस्त ईरान को भी गंवा देगा। जबकि पहले एक गलती से रूस हमारे साथ से थोड़ा सा छिटक चुका है। रूस और चीन के संबंध बेहतर हो गए हैं, बजाय कि रूस और भारत के संबंध प्रगाढ़ होते पहले की तरह। तो गलतियों से सबक लेना एक अच्छी बात होती है। अगर आप दूध से जले तो छाछ फूंक कर पिए तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन हमारी भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री इन दोनों चीज़ों पर अमल नहीं करना चाहते। उनकी नीति लगातार अस्पष्ट है विदेश के वैदेशिक मामलों में, चाहे वो यूक्रेन रूस का युद्ध हो, चाहे ये ताज़ा इजराइल ईरान का युद्ध हो। अब इस युद्ध में देखिए मनुष्यता तो दांव पर लगी ही है। नस्ली श्रेष्ठता के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है और इस मामले में इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े हुए हैं। अकेला चीन है जो कि ईरान के साथ खड़ा है। अगर भारत भी ईरान के साथ खड़ा हो जाए, अगर रूस भी ईरान के साथ खड़ा हो जाए तो शक्ति संतुलन हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है। युद्ध का अंत बहुत घातक हो, बहुत दुखद हो, उससे बेहतर है कि युद्ध विराम हो, जैसा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। हालांकि जो युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, आज 13 तारीख से शुरू हुआ युद्ध आज 17 तारीख हो गई है, 17 तारीख में प्रवेश कर गया, यानी 13, 14, 15, 16, 17 आज 5वां दिन है और युद्ध विराम के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो आशंका ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब के G7 की बैठक को बीच में छोड़ के वाशिंगटन आने के बाद से कि अब कहीं अमेरिका भी इस युद्ध में इजराइल के साथ न कूद पड़े। जैसा कि आप पुरानी स्थितियाँ याद करें, ईरान के साथ जब अमेरिका का युद्ध हुआ था तो आप देखें नाटो की सेनाओं को अमेरिका ने वहाँ प्रवेश करा दिया था, हमला कराया था और फिर अंततोगत्ता वहाँ पर सद्दाम हुसैन की जान ले ली गई थी। और अब इस ईरान और इजराइल युद्ध में भी मुझे लग रहा है कि अगर इसमें युद्ध विराम न हुआ तो निश्चित तौर पर इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान में भी सत्ता परिवर्तन के मकसद से ईरान के मौजूदा नेतृत्व का काम तमाम करवा सकती है। ये आशंका मैंने पहले भी जाहिर की थी और मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ। ये आशंका इसलिए बलवती हो रही है कि आप देखिए कि कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, कोई मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हो रहा है। न चीन ने अभी मध्यस्थता की बात की है, न अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की है, न रूस ने की है, न भारत ने की है। सब एक दूसरे की तरफ ताक रहे हैं, बल्कि अमेरिका तो सीधा सीधा भड़का हुआ है, इजराइल के साथ खुल करके काम कर रहा है। और अमेरिका इतना सुरक्षित खेलता है कि बताया गया है कि उसने इजराइल के जो नागरिक विमान होते हैं उनको दूसरे देशों से मतलब है कि जो ईरान के भी दुश्मन है तुर्की में खड़े करा दिया है, कुछ को साइप्रस में खड़ा करा दिया है। तो ये इससे संकेत मिलते हैं कि युद्ध समाप्त होने की जगह अभी और व्यापक होगा। तो दुनिया के लिए कोई भी युद्ध हो, छोटा युद्ध हो, बड़ा युद्ध हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मनुष्यता के लिए घातक है, पर्यावरण के लिए घातक है और जो तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए घातक है। तो इन्हें इस युद्ध को रोकने के लिए भारत को अपनी भूमिका का परीक्षण नए सिरे से करना चाहिए और एक बार तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो हमलावरों के साथ नहीं है, क्योंकि भारत की यह नीति रही है कि वो कभी भी किसी भी हमलावर के साथ खड़ा नहीं हुआ है। अब अगर होता है तो हैरानी की बात है। अब अगर होता है तो हमें लगता है कि हमारी जो पारंपरिक विदेश नीति है, पारंपरिक कूटनीति है, हम उससे हट रहे हैं। हम न सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति से पीछे हट रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की भी विदेश नीति से पीछे हट रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय सरकार को सही सलाह देने वाला कोई नहीं है। और हाल ही में जो भाजपा के समर्थक बने हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी इस मुद्दे पर मौन बैठे हुए हैं। शशि थरूर को चाहिए कि वो माननीय प्रधानमंत्री को सही सलाह दें और ये समझाएं कि इस समय उन्हें किस मोर्चे पर किसके साथ खड़ा होने में
लाभ है, देश को लाभ है, उन्हें लाभ है। अगर वो हमलावरों के साथ खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि इतिहास में उनका नाम कुछ दूसरे रूप में दर्ज किया जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में तो दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो वह आने वाले 24 घंटे 48 घंटे ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि तेहरान को खाली कराया जा रहा है अमेरिका के कहने पर। और हो सकता है कि अब जो हमले हैं ईरान पर और घातक हों और वहाँ पर बर्बादी के नए मंजर तैयार किए जाएँ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए चक्षुदर्शी, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और संभव हो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।